हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल मल्टी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा कि सामने बोर्ड पे सामाजिक विज्ञान लिखा है। आज मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि बहुत से लोगों का कहना था कि सामाजिक विज्ञान में याद नहीं होता, समझ में नहीं आता, तो किस तरीके से उसके प्रश्न है, हमें किस तरीके से याद करना है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आप बहुत से लोग क्या करते हैं, रटना मारने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि आप सामाजिक विज्ञान को, SST को, कितने जो लंबे लंबे इसके प्रश्न बोर्ड में आते हैं, आप उसे किस तरीके से हल करना है और किस तरीके से याद करना है जो आपके पेपर तक आसानी से आपको बना रहे, याद रहे। ठीक है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है जिसके प्रश्न अथाह है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी लंबी तादाद में उसके प्रश्न आते भी हैं और बहुत लंबे चौड़े प्रश्न होते भी हैं। तो ठीक है, मैं आपको बात लंबी ना करते हुए मुद्दे की बात पे आता हूँ कि मैं आपको किस तरीके से ये बताऊँगा। और आपको करना है कि आप इस वीडियो में मेरे संग लगे रहना है और ये देखना है कि प्रश्न हमें याद करना किस तरीके से है। तो अगर आपने एक भी प्रश्न में समझ लिया तो निश्चित तौर पे आप पूरे समाज विज्ञान को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि समाज विज्ञान में एक टॉपिक आता है फ्रांस की क्रांति। ये बहुत फेमस है, इसमें क्रांति। ठीक है, और पेपर में आता है कि फ्रांस की क्रांति किसे कहते हैं या फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, क्या वजह थी, ऐसा क्या कारण था जो उस समय क्रांति हो गई। तो इससे पहले हम ये समझ लें इसमें क्रांति लफ्ज आए, क्रांति किसे कहते हैं। देखो, आम बोलचाल की भाषा में क्रांति का मतलब होता है जब आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान करे। मान लीजिए कोई सरकार हो गई, आप किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ का प्रिंसिपल हो गया, टीचर हो गया, मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, और जब आपके सब्र की सीमा बिल्कुल कतई बढ़ जाती है, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लेते हैं और उसके बाद जब आप किसी के खिलाफ हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। यानी किसी इंसान, जो इंसान तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और जब तक तुम सहन कर सकते हो तो सहन कर रहे हो, और जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी बात तो आदमी क्या करेगा, सड़कों पर उतर जाते हैं लोग, धरना प्रदर्शन करते हैं, रोड पर आ जाते हैं। तो वो एक किस्म की क्या है, क्रांति है। तो आप ये समझ गए होंगे। आपने क्रांति फिल्म में देखी होगी, उसमें क्रांति किस लिए थी, अंग्रेजों के खिलाफ थी, अंग्रेजों को भगाने के लिए थी। ऐसे ही अगर पेपर में आ गया फ्रांस की क्रांति तो उसके क्या कारण थे, 1 2 3 4 5 6 कारण तो बहुत ज़्यादा भी थे, लेकिन मोस्टली ये कारण आपके क्या है, फेमस हैं और आपको यही कारण बोर्ड में लिखना पड़ेंगे। जैसे कि पहला इसमें कारण था अयोग शासन। अयोग शासक का मतलब क्या है, आयोग। आयोग माने शासक माने राजा, शासक माने क्या हो गया, अपना राजा हो गया। आयोग माने कि वो योग नहीं था। जैसे कि मान लीजिए उस समय क्या था फ्रांस की क्रांति में कि उस समय लुई वंश का राजा था। यानी कौन से वंश के राजा चल रहे थे, लुई उनका नाम था, राजा का नाम। तो उनके वंश में एक राजा गुजरा जिसका नाम था लुई 16वां। जैसे कि हर क्या नाम है, किसी के दादा हैं, परदादा हैं, मान लो उनके धर्म में कोई ऐसा बंदा निकला या उनकी नस्लों में कोई ऐसा आया, तो लुई वंश में जो 16वें नंबर पे एक राजा नाम था, उसका नाम था लुई 16वां। जब उसका नंबर आया तो वो राजा कैसा था, वो राजा कैसा था, आयोग था। यानी जो उससे पहले उनकी नस्लें थी, राजा गुजरे, वो अच्छे थे, लेकिन ये क्या था, आयोग था। आयोग का मतलब ये था कि वो सेवन, नशीली दवाओं का सेवन करता था, गलत काम करता था, अपने आगे वो किसी की चलने नहीं देता था, मनमानी करता था, और प्रजा के लिए उसके दिल में कोई भी रहम नहीं था, बल्कि वो प्रजा पे क्या करता था, अत्याचार करता था। तो जिसकी एक वजह ये भी रही कि प्रजा ने उसके खिलाफ क्या कर दिया, हल्ला बोल दिया, और वो भी एक क्रांति का कारण बना। यानी कि पहली क्रांति किस वजह से आई कि लोग उस सरकार के खिलाफ क्यों हो गए, क्योंकि आयोग शासक था। ध्यान रखिए, मान लो जैसे कोई टीचर है, अगर वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो आप उसके क्या हो जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे कि हम मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन ये टीचर हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमें ज़बरदस्ती मार रहा है। तो वही वाली बात थी, योग नहीं था। योग माने अच्छा काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने मन मुताबिक। बहुत से ऐसे राजा हैं जो किसी की प्रजा की नहीं सुन रहे, बल्कि जो उनके दिल में आ रहा है वो वही कर रहे हैं। तो एक लोग अपने सरकार के खिलाफ क्यों हो गए, क्योंकि उनका राजा क्या जाता, अयोग था, यानी बिल्कुल भी योग नहीं था। दूसरी हेडिंग क्या है, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में किसे कहते हैं, आपके डॉक्टर आ गए, ठीक है, वकील हो गए, और आपके अध्यापक हो गए। यानी कि जो पढ़े लिखे किस्म के लोग होते हैं वो आपके किस कैटेगरी में चले जाएंगे, मध्यम वर्ग में। डॉक्टर, मास्टर, वकील, अध्यापक, आप समझ गए होंगे ये वाली बात। तो ये भी एक रीज़न था। जैसे क्या था कि उस समय ये लोग पढ़े लिखे थे, अध्यापक थे, टीचर थे, डॉक्टर होगा तुम्हारे, और भी जो उच्च उच्च पदों पे जो अधिकारी थे वो क्या करते थे, वो पढ़े लिखे होते और समझदार थे, वो भी सरकार के खिलाफ थे, लेकिन वो आवाज़ अपनी नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरे देश की जनता
इस राजा के खिलाफ हो गई है, यानी फ्रांस के खिलाफ हो गई, तब उन लोगों ने भी उन गरीब लोगों का पूरा समर्थन दिया, यानी उनकी हाँ में हाँ मिलाई कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, ये राजा है ही इसी लायक। तो एक क्रांति का ये भी कारण बना कि मध्यम वर्ग का साथ, यानी गरीबों को साथ किसका मिल गया, मध्यम वर्ग के लोगों का मिल गया, जो मीडियम क्लास के लोग थे। तो इसमें एक रोल इन लोगों ने भी अदा करा। ऐसी तीसरी हेडिंग है हमारी क्या, आम जनता के दयनीय स्थिति। आम जनता किसे कहते हैं, आम जनता तो आपको जानते हैं कि वो इंसान जो चुनाव में वोट डालते हैं वो जनता कहलाती है, आम जनता। आम आदमी पार्टी का भी आपने नाम सुना होगा। तो आम जनता में आपकी क्या बात आ जाएगी कि उस समय होता क्या था, ठीक है। आम जनता का मतलब ये था कि एक तरफ कहा जाए सरकार में अमीर किस्म के लोग थे, बड़े बड़े आदमी थी, ठीक है, पैसे वालों की चल रही थी। तो भाई जो आम जनता थी वो क्या कर रही थी, मर रही थी। आपने भी देखा होगा आज जो बड़े बड़े मान लो उच्च पदों पे लोग बैठे हैं, मान लो जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कंपनियाँ चल रही हैं, एक तरफ वो अमीर पे अमीर हुए पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ठंड में कितने ऐसे लोग हैं जो आपको गली में, कस्बे में, मोहल्ले में मर जाते हैं। तो एक उसका रीज़न ये भी था कि लोग सरकार के खिलाफ इसलिए भी हो गए कि क्यों हो गए, क्योंकि जहाँ अमीर और अमीर हो रहे थे, लेकिन गरीबों पे क्या हो रहा था, गरीबों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, गरीबों को कोई फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि उनकी स्थिति और बदतर हो गई। तो लोग जब बर्दाश्त नहीं कर पाए तो लोगों ने क्या करा, हल्ला बोल दिया। तो वो भी एक क्रांति का कारण बना, ठीक है। मैं बार बार बता चुका हूँ, क्रांति का मतलब ये है कि लोग उस फ्रांस के खिलाफ क्यों हो गए। मान लिया कोई किसी देश के खिलाफ क्यों हो जाएगा, कि जब उस देश का नेता, उस देश का लीडर, उस देश का मुखिया जब अपनी प्रजा की बिल्कुल भी नहीं मानेगा, अपने मन मुताबिक काम करेगा, तो जाहिर सी वाली बात लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो क्या करेंगे। तो ऐसी उसमें एक रीजन तो अयोग्य शासक कि पहले के जो लीडर थे वो पढ़े लिखे थे, लेकिन आज के लोग ऐसे हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए लोगों को वो परेशान कर रहे हैं। तो एक इसमें रीजन ये था कि जनता उनके खिलाफ हो गई, क्योंकि उनमें इतनी बुद्धिमानी नहीं थी। दूसरी थी मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग में क्या होगा कि जो पढ़े लिखे किस्म के लोग थे, वो लोग तो सरकार के खिलाफ थे, लेकिन वो बोल नहीं पाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरे देश की जनता खिलाफ हो गई है, फ्रांस के राजा के खिलाफ हो गई, फ्रांस देश के खिलाफ हो गई, तब उन लोगों ने भी वक्त आने पर अपना पूरा समर्थन दिया, ठीक है भाई। तीसरी बात में क्या आएगी, आम जनता की। आम जनता में मैं आपको बता चुका हूँ, आम जनता सीधी सी बात है कि वो जनता के जहाँ एक तरफ अमीर और अमीर हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना कि ये क्रांति कोई फ्रांस की, दुनिया में हर चीज़ लौट के आती है बार बार, कि जब कोई किसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो वहाँ पर क्रांति आई जाती है। क्रांति का मतलब है कि लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार हो जाना, लोग ये समझ लें क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसी को ही क्रांति कहते हैं। कि आज मान लो कहीं पर अत्याचार हो रहा है, तो लोग, सब धर्म के लोग मिलजुल कर सोचे कि क्या देश में अच्छा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमने किसे चुना किसे नहीं चुना, तो उसी को ही क्रांति कहते हैं। कि जब लोगों के अंदर अच्छे अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे अपने देश के प्रति, तो उसी को ही हम क्रांति समझ सकते हैं। तो आम जनता में आप समझ गए होंगे मेरी बात, कि जहाँ एक तरफ अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे थे, गरीबों की स्थिति और ज़्यादा बुरी हो गई थी, बदतर हो गई थी, तो इसकी वजह से लोग उस देश के खिलाफ हो गए, यानी उन्होंने हल्ला बोल दिया। चौथी बात में हम लेंगे मजदूर वर्ग की दुर्दशा। अब इसमें एक लफ्ज आया मजदूर। मजदूर का मतलब ये है कि जो लेबर है, यानी उस समय क्या था कि जो उच्च पदों पे अधिकारी थे या राजा थे, कोई भी मतलब उस समय के जो मौजूदा जो बड़े पदों पे लोग थे, उन लोगों ने क्या करा कि वो मान लीजिए किसी से काम करवा रहे थे, तो उन्होंने किसी से बगीचे में काम करवाया, फैक्ट्री में काम करवाया, तो उससे अगर वो 6 घंटे के लिए ले जा रहे थे, काम करवा रहे थे 10 घंटे, अगर और सैलरी कितनी दे रहे थे, 6 घंटे की ही सैलरी दे रहे थे, लेकिन काम क्या लिया जा रहा था, उनसे समय से ज़्यादा लिया जा रहा था। और अगर उन पर काम करते हुए कोई दुर्घटना हो जा रही थी, कोई अत्याचार परेशान हो रहे थे, मतलब उनके चोट लग गई थी, तो सरकार या जो उच्च पदों पर जो अधिकारी थे वो उन्हें हर्जाना नहीं दे रहे थे, बल्कि क्या कह रहे थे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो एक उसमें क्या था कि जो मजदूर वर्ग की दुर्दशा थी, एक रीजन इसमें यह भी था कि जरूरत से ज़्यादा काम करवाना, लेकिन वेतन उतना नहीं देना। कि मान लीजिए आप किसी को मटर तोड़वाने के लिए ले जाएंगे, तो वो अगर 5 घंटे तोड़ेगा तो आप 5 घंटे के पैसे देंगे उसे। अब तुम 5 घंटे उससे काम करवा रहे हो और 2 घंटे के रुपए दे रहे हो, तो वो बंदा तुम्हारे खिलाफ होगा नहीं होगा। तो एक आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको ये हेडिंग थोड़ी समझ में आ जाएगी। और अगर आपके काम करते हुए चोट लगी तो जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी उसकी है जहाँ पर वो काम करवा रहा है, जहाँ पर वो काम हो रहा है। तो और उसको आप हर्जाना नहीं दे रहे हैं, उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं, उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो जिससे क्या हुआ, जो मजदूर वर्ग था उन्होंने देखा कि ये तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो उन लोगों ने क्या करा, इसके खिलाफ भी क्रांति कर दी फ्रांस की। यानी ये भी एक रीजन हमारा इम्पोर्टेंट आता है। इसके अलावा दार्शनिकों का प्रभाव। अब दार्शनिक किसे कहते हैं, देखो दार्शनिकों में आपके सुकरात आ गए, अरस्तु आ गए,
बहुत से ऐसे लोग या एसएसटी में भी आपके प्रमुख लोगों के नाम है कि आप कबीरदास को भी ले सकते हो। दार्शनिक का मतलब क्या है? दार्शनिक का मतलब होता है जैसे पंडित हो गए, मौलाना हो गए, वो लोग जिन्होंने क्या करा उस समय कि जो फ्रांस के जो राजा था, जो गलत काम कर रहा था, जो लोगों पर अत्याचार कर रहा था, तो उन्होंने क्या करा था कि लोगों को समझाया, यानी अपनी बुद्धि के बल पे, अपनी किताबों के जरिए, इल्म के जरिए नॉलेज समझाई, लोगों को जगह जगह मीटिंग करके समझाया, बुला बुला के समझाया कि ये राजा आपके लिए अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, और आप क्या करो, इसके खिलाफ क्रांति करो, यानी इसे इस देश से हटाने की पूरी तरह कोशिश करो। तो जब तक ये रहेगा तो लोगों पर अत्याचार होता रहेगा। तो उस समय जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, सुकरात जैसे, मतलब बहुत से ऐसे, इसके अलावा कबीरदास समझ लो आप, हर वो शख्स दार्शनिक कहला सकता है जो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करता है। तो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो उन लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा रोल अदा करा कि सरकार के खिलाफ वो लोग बोले, और उन्होंने क्या करा, जगह जगह डोर टू डोर जाकर कैंपेन किया, लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर आप इस सरकार के खिलाफ नहीं बोलोगे तो ये सरकार आपको और ज़्यादा परेशान करेगी। तो एक रीजन इन लोगों का भी पब्लिक के ऊपर पड़ा कि पब्लिक ने सोचा कि जो ये लोग समझा रहे जाहिर सी बात, और इन्होंने क्या करा, कोई मनगढ़ंत नहीं समझा, बल्कि किताबों के जरिए जो उन पर हो रहा था उसे समझा और वो चीज़ जनता तक ये बात अपनी पहुँचाई। ऐसी लास्ट हेडिंग हम समझ लेंगे, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। अब ये क्या है? ये वो इसका मतलब है स्वतंत्रता किसे के लिए? देखिए, तुम्हारी बोलने की आज़ादी पर रोक लगा देना। आज भी ऐसा है कि अगर आप कोई भी बात सरकार के खिलाफ कहते हो, या मान लो कोई अच्छी बात कह रहे हो, कहीं पर रोड नहीं डला है और आपने कह दिया कि रोड डलवाना चाहिए, तो क्या होगी? प्रजा तुम्हारे खिलाफ, प्रजा तो खिलाफ नहीं होगी इतनी, लेकिन जितने जो ऑल लीडर है वो तुम्हारे खिलाफ हो जाए, क्योंकि तुमने क्या करा, सच सच बता दिया। तो कहीं आपने देखा होगा, तो उस समय भी यही था कि लोगों को क्या करा जाता था, उनके मंदिरों पर जाने पर रोक लगा जा रही थी। यानी जो उनकी बोलने की आज़ादी थी, जो भी उनके मूल अधिकार थे, उनके काम करने के तरीके थे, सरकार क्या कर रही थी कि उन्हें इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि प्रजा क्या हुई, उस सरकार के, उस देश के खिलाफ हो गई। ठीक है, तो एक रीजन ये भी था कि जब तुम किसी से बोलने का अधिकार ही छीन लोगे, किसी को अपने धर्म का काम करने नहीं दोगे, किसी को बोलने नहीं दोगे, किसी को सच बोलने नहीं दोगे, तो उसमें होगा क्या? आदमी जब सबर करता रहेगा तो एक ना एक दिन वो क्या होगा, सरकार के खिलाफ उतर भी जाएगा। आज भी आपने ऐसा देखा होगा। तो ये सारी बातें आप इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में आसानी से समझ गए होंगे, और अगर आप ऐसे लिखेंगे तो यकीन मानोगे आप सारे के सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो करना क्या है, और ध्यान रखना, जितने भी ये हेडिंगें हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रांस में हुआ था, आज भी ऐसा है। ठीक है, हर वो चीज़ इसमें आप जितनी भी हेडिंग देखोगे कि अयोग शासक, आज भी बहुत से राजा ऐसे जिन्हें कुछ भी नहीं आता, मध्यम वर्ग, आज भी बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसे जो सरकार के खिलाफ हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, आम जनता की दयनीय स्थिति, आज भी आम जनता कौन सी अमीर है? आप देखिए जगह जगह भारत की आप में क्या है, कितना आदमी दुनिया में आज भी ऐसा जो गरीबी से मर जाता है, तो क्या ये नहीं पता किसी को? तो इन पे यही, और कितने लोग ऐसे जो आज मतलब बहुत ज़्यादा अमीर हो, कितने ऐसे हो रहे हैं जिन्होंने खाना भी बिल्कुल नहीं खाया है। तो ये सारी चीज़ें आप समझो जो आपके सामने हो रहा है, ये सब कुछ वही मौजूद है। लेकिन ये फ्रांस में हुआ था, तो हर वो देश में जब लोग ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो क्रांति होती है। तो इस तरीके से आप, मैं समझता हूँ, आसान भाषा में समझ गए होंगे, और आप इसे याद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बल्कि जैसा मैंने पढ़ाया है, मेरे शब्दों को देखें आप, और उसी हिसाब से आप समझने की कोशिश करें। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो क्या है, जो आपके समाज में हो रहा है, आपके समाज में किसी और पर मान लो अत्याचार हो रहा है, ठीक है, अत्याचार हो रहा है, शादियों में दहेज लिया जा रहा है, जो भी आपके सामने कोई शराब पी रहा है, नशे का काम कर रहे हैं, बुराइयां हो रही हैं, तो वो आपके समाज में ही मौजूद हैं। तो समाज, और उसी के अंतर्गत आपके प्रश्न बनेंगे। अगर पेपर में आ रहा है कि आज के समय में नारी की स्थिति क्या है, तो क्या आपको नहीं पता नारी की स्थिति क्या है? कि बहुत से लोग क्या करते हैं, नारी को क्या करते हैं, जन्म लेने से पहले ही मार दे रहे हैं। कुछ लोग अपनी लड़कियों को बहुत ज़्यादा बोझ समझते हैं। तो ऐसा नहीं, आप इन प्रश्नों को किताबों में ढूंढने की कोशिश करें, बल्कि अगर आप अपने चारों तरफ ये ध्यान लगाएंगे कि क्या क्या हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अधिकतर जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है वो आप अपने आधार पर भी कर सकते हैं। तो आप इसे देखिए ध्यान से, समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा ये सामाजिक विज्ञान के मैंने मेन लफ्ज उठाए हैं, क्योंकि आपका पेपर का वक्त कभी नज़दीक आ गया और अगर आप सब प्रश्नों को याद करेंगे तो हो भी नहीं सकता। और सामाजिक विज्ञान में कोई प्रश्न याद नहीं करे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में जो प्रश्नों के अंदर जो मेन लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, शब्द इस्तेमाल होते हैं, अगर आपको उसका अर्थ पता है तो आप पूरे सामाजिक विज्ञान को चुटकियों में याद कर लेंगे। कैसे? जैसे कि सामाजिक विज्ञान में प्रश्न आया कि निरंकुश बात क्या है? क्या है निरंकुश बात? तो हम निरंकुश बात को कैसे समझेंगे? निरंकुश बात को हम समझेंगे कि वो सरकार, यानी वो सरकार जो किसी का कहना नहीं मानती है। क्या करता? कहना नहीं मानती है। कौन नहीं मानती है? सरकार नहीं मानती है साहब। मतलब यह कहने का कि वो सरकार जो किसी प्रजा की
किसी भी लीडर की, मतलब कोई भी है जिसकी सत्ता पर कोई कुछ कर ही नहीं सकता, यानी वो जो दिल कर रहा है उसके मन मुताबिक काम कर रही है, तो उसी को हम निरंकुशवाद कहते हैं। यानी उस पर किसी प्रकार का भी अंकुश नहीं है। अंकुश का मतलब ये होता है, तुमने कभी भी ये देखा होगा बैलगाड़ी पे एक बंदे के हाथ में डंडा होता नहीं होता है, और वो घोड़े को या किसी भी जानवर को मतलब ले जाता है, तो उस डंडे को ही कहते हैं अंकुश। या मान लो टीचर है, उनके पास डंडा है, डंडे का मतलब होता है अंकुश, और अंकुश का मतलब होता है लगाम लगाना। क्या मतलब? लगाम लगाना, कि जब तक किसी भी चीज़ के ऊपर लगाम नहीं होगी तो वो क्या होगी, वो जो उसके दिल में आएगा वो वही करेगी। तो ऐसी निरंकुश बात है कि इस पे अंकुश नहीं है किसी का भी, जो दिल में आ रहा है भैया वो कर रहे हो तुम। तो ऐसे क्या है कि ऐसी सरकार जो पब्लिक का या किसी भी अच्छी बात का समर्थन नहीं कर पा रही, बल्कि जो उसके दिल में आ रहा है वो कर रही है, बल्कि उसे प्रजा से कोई लेना देना नहीं है कि प्रजा में कितने दुख हो रहा है, प्रजा का हित है अहित है नहीं है, बल्कि उसे किसी से मतलब नहीं है, बल्कि जो उसके मूड में है, जो उसकी मनमानी है वो कर रही है। तो ऐसी सरकार को हम क्या कहेंगे? निरंकुश बात कहेंगे। सही है। ऐसी आपने देखा क्या लिखा? जनमत संग्रह। जनमत, मत माने क्या होता है? वोट डालना। मत माने क्या होता है? अपना वोट डालना। जो हर बंदा 18 साल की उम्र का हो जाता है वो वोट डालता है, वो क्या कहते हैं? मैं अपना मत डाल आया, वो अपना वोट डाल आया। तो क्या होगा? जनमत संग्रह। यानी ऐसी कोई सलाह, ऐसा कोई काम जिसमें क्या है, मान लो कोई आपने वोट डाला या आपका भी समर्थन लेना, तो तुमने देखा कि बहुत से लोगों की जो सलाह होती है, जैसे मान लो अधिकतर लोगों ने ये कहा कि ये काम करना चाहिए, और कुछ लोगों ने बोला ये काम नहीं करना। तो जिसमें बहुत सारे लोगों की क्या होगी? बहुत सारे लोगों की, ठीक है, मतलब हाँ होगी, इजाज़त होगी, तो उसी को क्या कहेंगे? जनमत संग्रह। आप समझ गए होंगे, मत माने वोट और जन माने तमाम लोगों का, संग्रह माने इकट्ठा करना। समझ गए कि जहाँ पर बहुत से ज़्यादा लोगों की एक राय बन जाए, यानी समझ में आ रही है ना? बहुमत, यानी बहुत से ज़्यादा लोगों की एक राय का बन जाना ही जनमत संग्रह कहलाता है। कि आप मान लो आप यहाँ शादी है, तो आप 5 भाई हैं, तो 4 भाई ये कहना है कि ये वाला खाना होना चाहिए, एक कह रहे हैं भैया ये वाला खाना होना चाहिए, तो 4 के वोट ज़्यादा हैं तो उसकी चलेगी। ऐसे यहाँ पर एक जनमत संग्रह में भैया उसकी चलेगी जिसके समर्थन में लोग ज़्यादा हैं, या जिसके लोग हाँ में हाँ ज़्यादा मिला रहे हैं। सही है। ऐसी रूढ़िवाद देख लो। अच्छा, इस रूढ़िवाद का जो शब्द है इसका मतलब होता है रूढ़िवाद, यानी पुराने ज़माने की धारणा रखने वाले लोग। आपने देखा होगा बहुत से जिनके घर पे दादा परदादा आज भी जिंदा होंगे या होते भी हैं, तो उनके टाइम में जो काम हो रहा था, ठीक है भाई, और आज भी उन्हें वही काम चाहिए है, तो उसी को क्या कहेंगे? रूढ़िवाद। यानी जो प्राचीन परंपरा चली आ रही थी आज भी उसी के अनुसार बहुत से लोग अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़िवाद। रूढ़िवाद में एक चीज़ ये भी आप समझ लीजिए, बहुत से लोगों की थ्योरी होती है कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, ठीक है, लड़कियाँ तो घर का काम करेंगी। तो ये क्या है? जो उनकी एक सोच है, ये उनकी क्या एक सोच है, वो भी बोलते रूढ़िवाद, कि पहले जैसा था हम आज भी वैसा ही करेंगे। तो इस तरीके की सोच रखने वाले आप कह सकते हो रूढ़िवाद। यानी वो चीज़ जो हमारे पुराने ज़माने में भी हो रहा था, आज भी वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये काम आज भी हुए हैं, ठीक है, तो कहेंगे ऐसा होता भी है, तो वो वाले जो जिनकी सोच होती है तो हम उसे रूढ़िवाद कह सकते हैं। ऐसे हम लेंगे विचारधारा। अब विचारधारा क्या? विचार माने हमारे बोलना, और धारा माने बहना। यानी विचारधारा क्या होती है? अच्छी होती है और बुरी होती है। यानी हर बंदे की जो विचारधारा होती है, किसी की विचारधारा किसी के लिए अच्छी। मान लो कोई औरत है तो कोई उसके बारे में गलत ख्याल रखता है, ठीक है, तो वो उसकी विचारधारा कैसी है? बुरी है। ऐसी विचारधारा में अच्छी, किसी की विचारधारा अच्छी है। या मान लो कोई सरकार है, वो किसी खास कम्युनिटी के लिए, किसी खास धर्म के लिए अगर अपनी नफरत पेश कर रही है तो उसकी विचारधारा गलत है, और वो सबके लिए एक समान का भाव रख रही है कि सबको अपनी एक नज़र से दृष्टि देख रही, तो उसकी जो विचारधारा है उसे हम कह सकते हैं अच्छी विचारधारा वाली सरकार। तो समझ गए होंगे आप लोग कि विचारधारा में क्या है कि अपनी अपनी सोच रखने वाला है, कि हर बंदे की सोच एक अलग है। ऐसे गवर्नमेंट में भी क्या होता है कि किसी की विचारधारा सिर्फ एक ही चीज़ पर है कि गलत काम करने की ओर, और किसी की विचारधारा के सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी जो भी लोग इस देश में उपस्थित हैं सबको साथ में लेकर चलने वाला ही उसकी विचारधारा आप कह सकते हैं एक बहुत ही एक्यूरेट, एक अच्छी विचारधारा वाली वो गवर्नमेंट है। तो आप समझ गए होंगे ये भी चीज़ क्या हुई। इसके अलावा हम लेंगे नारीवाद। नारीवाद किसे कहेंगे? इसमें सपा सपा लिखा है नारी, यानी कि जो नारी के समर्थन में उतर जाए। जैसे कि आपने नाम सुने होंगे राजा राम मोहन राय, ठीक है, यानी उस समय जो सती प्रथा चल रही थी तब उन्होंने क्या करा? औरतों के पक्ष में आवाज़ उठाई कि ये चीज़ गलत है। यानी सीधी भाषा में हम समझेंगे कि जो नारी के पक्ष में आवाज़ उठाए, खिलाफ में नहीं उठाए, कि नारी को पढ़ने की तरफ प्रोत्साहित करें,
या मान लीजिए जो भी नारी के ऊपर या औरतों के ऊपर गलत काम हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उसका वो खंडन करें और समर्थन करने की पूरी तरीके से कोशिश करें कि नारी को आगे बढ़ाने की, यानी कि उनकी इज्जत की परवाह करने वाली जो सोच है उसी को हम नारीवाद कहेंगे, जो औरतों के पूरी तरीके से समर्थित है, यानी औरतों को समर्थन देना है अच्छे काम की ओर, तो उसे हम नारीवाद कह सकते हैं। इसके अलावा घोषणा पत्र किसे कहते हैं, ये तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपने देखा होगा चुनाव के टाइम पे चाहे चेयरमैन हो गए, मेंबर हो गए, बड़े बड़े विधायक हो गए, MP हो गए, MLA हो गए, तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसे लीडर जो जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय आपने देखा कागज निकालते हैं, उसे कहते हैं मैनिफेस्टो। क्या होते हैं भैया? मैनिफेस्टो। इसका मतलब होता है घोषणा पत्र की उस तुमने देखो कागज में क्या लिखते हैं कि जब हमारी सरकार आ जाएगी, जब हम चुन लिए जाएंगे, तब हम नल लगवा देंगे, बिजली फ्री कर देंगे और ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होता है। आपको ही पता है, सबको पता है कि बड़े बड़े वादे कर देना, झूठे वादे कर देना, उसे क्या कहते हैं? घोषणा पत्र कहते हैं। अगर आपके पेपर में आ रहा है घोषणा पत्र किसे कहते हैं, तब आप लिख देना किसी सरकार द्वारा, किसी नेता द्वारा जब चुनाव के वक्त में लंबे लंबे वादे कर देना कि नल लग जाएंगे, ये हो जाएगा, हीरे बरसने लगेंगे, कि कल जमीन के अंदर से सोना हम अभी निकाल के तुम्हें दे देंगे, और उसके बाद उन वादों को पूरा ना करना। ये क्या है? ये घोषणा पत्र ही है। क्योंकि अगर घोषणा पत्र का मतलब तो ये होना चाहिए कि जो भी आपने प्रॉमिस किया है, वादा किया है, आप उसे निभाइए। लेकिन आज क्या है, चुनाव के टाइम पे सरकारें, नेता, लीडर क्या करते हैं, जो वादे हमसे करते हैं और जब वो जीत जाते हैं तो वो अपनी सूरत तक नहीं दिखाते हैं। तो ये है कि अपने कागज में वो लंबे लंबे वादे कर देना, झूठ बोलना ही घोषणा पत्र हमारा कहलाएगा। ठीक है। कुछ ऐसे नेता हमारे होते हैं देश में, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं। अधिकतर मोस्टली यही है कि नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ घोषणा पत्र में लिख देना कि उनके जो वादे हैं कि रोड बन जाएगा, नालियाँ बन जाएंगी, बिजली फ्री हो जाएगी, तो जो वो बातें हैं उसी को हम घोषणा पत्र कह देंगे। इसके अलावा क्या है? मत अधिकार। मत अधिकार का मतलब होता है मत माने वोट, अधिकार माने अधिकार। यानी कि जिस शख्स की उम्र, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, यानी जो भी स्त्री या पुरुष 18 साल की उम्र का हो चुका है, तो वो क्या कर सकता है? अपना वोट डाल सकता है। यानी उसे यह अधिकार प्राप्त हो चुका है कि वो अपनी मन मुताबिक जो सरकार भारत के हित में अच्छा काम कर रही है, तो वो अपने वोट के जरिए उसे इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि अपना वोट दे सकता है और अपनी मन पसंदीदा गवर्नमेंट को वो चुन सकता है। तो उसी को हम कहते हैं मत अधिकार, यानी अपने वोट का इस्तेमाल करना। और ध्यान रखना, वोट का इस्तेमाल अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि जब देश में अच्छे नेता आएंगे, अच्छे लीडर आएंगे, तभी हमारा देश डेवलप होगा, तभी हम आगे और भी अच्छे तरीके से बन सकते हैं। तो इन बातों को आप नॉर्मली अच्छे तरीके से, जो आपके सामाजिक में चारों ओर, और ये जितनी भी बातें हैं, ये कोई जितनी बातें किताबों में भी लिखी हैं SST में, तो वो कोई गलत थोड़ी लिखा है, लेकिन मोस्टली इसका मतलब यही है। देखो, आप हर चीज़ को अगर खोल के लिखोगे, समझाओगे लोगों को, तो आपको लिखना भी आसान होगा, आपको समझना भी आसान होगा, आपको पढ़ना भी आसान लगेगा, और आपको हर पर्सन ये लगेगा कि अब आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तब आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो आप इसको भी आराम से देख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जो हमारे पेपर में 1-2 नंबर में हमसे पूछे जाते हैं कि संघ सूची किसे कहते हैं हमारी। ठीक है भाई। राज्य सूची किसे कहते हैं और संवर्ती सूची किसे कहते हैं। इसे हम आसान भाषा में समझेंगे कि राज्य सूची वो होती है, यानी इसके अंदर सब्जेक्ट होते हैं। कृषि है, मान लो कृषि पे कानून बनाना है, शिक्षा पे कानून बनाना है, ठीक है, या मान लो कोई किसी भी चीज़ में आपको सिंचाई में बनाना है, किसी में भी कानून बनाना है। ठीक है। कानून हमारे कहाँ बनते हैं? आपके लोकसभा में बनते हैं, राज्यसभा में बनते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस अभी आप इतना ध्यान रखें, राज्य सूची उसे कहते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य का है। यानी राज्य कितने, जैसे मान लो बिहार अपने बना सकते हैं, उत्तर प्रदेश वाले अपना बना सकते हैं, ऐसे अपने अपने राज्य की अलग अलग सूची है। तो राज्य सूची में हमारे क्या हो जाएंगे कि इस पर कानून कौन बना सकता है? हमारे राज्य के जो सरकार होती है वो इस पर हमारा कानून बना सकती है। इसी हिसाब से हमारा एक होती है संघ सूची। अगर संघ सूची पर किसका अधिकार है? संघ सूची पर अधिकार है हमारे केंद्र का। किसका अधिकार है? केंद्र का। यानी केंद्र अगर कोई भी कानून बनाएगी तो वो हमारा किस में जाएगा? संघ सूची में जाएगा। किसके द्वारा? केंद्र द्वारा। ठीक है भाई। केंद्र की सरकार तो आप समझते हो गए, प्रधानमंत्री जी वाली। ऐसी राज्य सूची में जिसका मतलब होता है कि जो सरकार हमारी क्या बना रही है कि राज्य कानून बना रहा है। कौन बना रहा है? राज्य जिस पर कानून बनाएगा वो राज्य सूची कहलाएगी, और केंद्र द्वारा जिस पर कानून बनाया जाएगा वो हमारी संघ सूची कहलाएगी। इसके अलावा संवर्ती सूची वो होती है कि किसी ऐसे विषय पर, मान लीजिए जाए शिक्षा है, ठीक है, तो शिक्षा का मतलब शिक्षा एक सब्जेक्ट है, तो शिक्षा पर केंद्र की सरकार भी कानून बना सकती है
और शिक्षा पर, यानी ये भी कानून बना सकती है और केंद्र की सरकार भी कानून बना सकती है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे समवर्ती सूची है। बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि राज्य में और केंद्र में टकराव हो जाता है, यानी इनका मानना है ये सूची बनना चाहिए, वो कहना नहीं बनना चाहिए। तो समवर्ती सूची में अगर कभी भी टकराव होगा तो वैल्यू किसको दी जाएगी, मतलब महत्वपूर्ण बात किसकी मानी जाएगी, तो बात मानी जाएगी हमारी केंद्र की बात अव्वल नंबर पर मानी जाएगी। तो आप ये बात समझ लीजिए अभी कि राज्य सूची पर हमारे कानून कौन बना सकता है, कि राज्य की सरकार बना सकती है। ऐसे संघ सूची पर कौन कानून बना सकता है, हमारे केंद्र की सरकार कानून बना सकती है। ऐसी समवर्ती सूची उसे हम कहेंगे जिस पर राज्य भी अपनी कानून बना सकता है और संघ भी अपना कानून बना सकता है। और अगर कभी किसी कानून के ऊपर मान लो बहस छिड़ जाए, बात आ जाए, तो नंबर 1 पे किसकी बात मानी जाएगी, नंबर 1 पे बात मानी जाएगी केंद्र, यानी केंद्र की बात को महत्वपूर्णता दी जाएगी और राज्य की बात को महत्वपूर्णता नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको लिख भी दिया। शिक्षा एक है तो इस पर राज्य भी बना सकती है और केंद्र भी बना सकती है। वैसे इनके सब्जेक्ट अलग है, इनके सब्जेक्ट अलग, बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन है। हालांकि मैं तो अभी आपको डेफिनेशन के तौर पर समझा रहा हूँ और इसको फुल मैं अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा मैं समझाऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि राज्य सूची में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट आते हैं, कि केंद्र में आपके कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, समवर्ती सूची में कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके मेन है, पेपर में 1-2 नंबर में पूछा भी जाता है। कि मान लीजिए आपकी शिक्षा कौन सी सूची में जाती है, ठीक है, आपका कृषि कौन सी सूची में जाता है। तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस मैं आपको अभी ये सिर्फ यही बता रहा हूँ कि किस तरीके से होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि मैंने ये वीडियो केवल पहले इसलिए थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई छोटी सी, कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक की, और इसके अलावा भी पेपर आपके आने वाले हैं, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो या किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करें, जिससे कि मैं आपकी वो पूरी कोशिश करूँ कि आपको वो चीज़ मैं दे पाऊँ। ठीक है, तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।